ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम नाइन्थ क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसमें हमने आपका ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पोलिनोमल। ठीक है। पोलिनोमल बहुपद। तो बहुपद चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था, और आज की क्लास में भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बातें आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपका जो कैमरा है वो बंद होना चाहिए बेटा, और माइक आपका बंद होना चाहिए। ठीक है। आपके कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होते हैं तो वो आप है ना इन कॉल मैसेज में पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मैसेज कैसे करेंगे बेटा? आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है ना आपको पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चों को है ना उत्तर करना गुड कंपलसरी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। उत्तर करना कंपलसरी है, तो कैसे करेंगे बेटा? कि आप है ना 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो लास्ट ऑप्शन आ जाता है बेटा एक्टिविटी का। ठीक है। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आ जाएगा, और जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा बेटा आपके पास, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। ठीक है। वोट कर देना। तो इस तरीके से आपके जो भी उत्तर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अभी आ जाते हैं बेटा आगे। और जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बेटा क्या? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे समीकरण। तो समीकरण के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं समीकरण। ठीक है। समीकरण में जैसे आपने बहुपद पढ़ा है बेटा, है ना, बहुपद। तो बहुपद में आपने पढ़ा है कि हमारे पास क्या होता है, अचर होता है ना, चर होता है, और कुछ सक्रियाएं हमारे पास होती है, प्लस माइनस गुणा भाग। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि 4x की घात 2 प्लस के 3, बस बहुपद में इतना ध्यान रखना है, जो चर की जो घात होती है, चर की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होती है ना, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? समीकरण की बात कर रहे हैं। ये हमने एक बहुपद लिखा है। ठीक है। समीकरण में हमारे पास क्या अलग होता है बेटा? समीकरण में जैसे इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब कि इक्वल टू का साइन जरूर होगा यहाँ पर, है ना। तो कुछ भी आप लिखेंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3x + = 2, है ना। तो ये क्या है बेटा? समीकरण है। जैसे मैंने लिखा 3x + 2 = 0, तो ये क्या है बेटा? ये एक समीकरण है। ठीक है। क्या समीकरण के बारे में समझ में आया अभी? यस सर। यस सर। चलिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। तो समीकरण में क्या होगा? इक्वल टू साइन होगा। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि समीकरण में मैंने क्या बताया है आपको कि जैसे ax + b मेरे पास है। ठीक है। ax + b = 0। तो यहाँ पर जो इक्वल टू के इधर वाला साइड यानी लेफ्ट हैंड का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोला जाता है बायां पक्ष। ठीक है। बायां पक्ष बोलते हैं इसको। और यहाँ पर ये जो हमारे पास होता है इसको बोला जाता है राइट हैंड साइड, क्योंकि ये राइट हैंड की तरफ है, तो इसको बोला जाता है दायां पक्ष। इसको बोलते हैं दायां पक्ष। क्या इतना समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर इतना समझ में आया है तो मैं क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूँ आपसे, तो सभी बच्चे है ना आंसर करेंगे अपना। निम्न में से समीकरण की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर ये बहुत सारे आपको ना व्यंजक दिए गए हैं यहाँ पर, है ना। इसमें से आपको क्या करना है? समीकरण की पहचान करना है। समीकरण की पहचान करेंगे तो सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना। बेटा समीकरण के लिए मैंने सिर्फ एक ही बात आपको बताया है कि क्या होता है समीकरण, है ना। तो चलिए समीकरण बताएंगे। यहाँ पर समीकरण की पहचान आपको करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा जितने बच्चे क्लास में हैं। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है।
सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल अभी मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि एक समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होगा, जिसमें इक्वल टू का साइन आएगा, ये वाला जो चिन्ह आएगा वही समीकरण होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये वाला जो चिन्ह है ये कहाँ पर आ रहा है। तो क्या देख पा रहे हैं कि ये कहाँ पर आ रहा है? ये जो चिन्ह दिया हुआ है आपको इक्वल टू का चिन्ह, ये तो बेटा यहाँ पर आ रहा है ना तो यहाँ पर आ रहा है इक्वल टू, या यहाँ पर आ रहा है इक्वल टू, या ना यहाँ पर आ रहा है। तो कहाँ पर आ रहा है? सी पर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। काफी बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे हैं, डी ऑप्शन लगा रहे हैं, ए ऑप्शन लगा रहे हैं। बेटा समीकरण के लिए मैंने सिंपल इतना आपको बताया है कि समीकरण वही समीकरण होगा जिसमें इक्वल टू का चिन्ह होगा। मैंने एग्जांपल आपको कराई कि 4x प्लस के 3 है ना, 4x प्लस के 3, तो 4x प्लस के 3 बराबर 0। तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे तभी ये समीकरण होगा। अगर मैंने ये लिख दिया कि 4x प्लस 3, तो ये समीकरण नहीं है। क्या समझ में आया बेटा ये अभी? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो ये याद रखेंगे बेटा इसको। ठीक है, सर एक और पोल देगा। तो अभी आ जाते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो सी आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका जो आंसर आ रहा है वो सी आंसर आ रहा है। अब आगे आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि लिखा हुआ है एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर हम बात करेंगे अब एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्या होते हैं चलो समझ लेंगे कि जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा है कि रैखिक क्या होता है। रैखिक तो हमने पढ़ा हुआ है कि रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की जो घात होती है अधिकतम वो कितनी होती है? 1 होती है, उसको हम रैखिक बोलते हैं। और समीकरण हम किसको बोलेंगे? जिसमें इक्वल टू का चिन्ह आ जाएगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर कुछ समीकरण लिख रहा हूं, तो वहां पर आपको पहचानना है कि कौन सा रैखिक है कौन सा रैखिक नहीं है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे, 4x की घात 2 प्लस के 2 माइनस बराबर 3। तो क्या ये एक रैखिक समीकरण है? No, sir. तो ये एक रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो चर की घात आ रही है वो 2 आ रही है। चर की यहाँ पर जो घात आ रही है वो 2 आ रही है। ठीक है, तो ये एक रैखिक बहुपद समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो अधिकतम घात है वो अधिकतम घात कितनी है बेटा? 2 है। तो ये एक रैखिक समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये एक रैखिक समीकरण नहीं होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा 7x प्लस के 3 बराबर 3। ठीक है, अब बताइए क्या ये एक रैखिक समीकरण होगा? Yes, Yes, sir. sir. यस, ये एक रैखिक समीकरण होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चर की घात है, चर की घात 1 दी हुई है बेटा। तो यहाँ पर जो अधिकतम घात दी हुई है, अधिकतम घात वो कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है। अधिकतम घात दी है बेटा 1। तो इसको क्या बोला जाता है? रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह भी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं सिंपल ऐसे लिख देता हूं कि यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 7x प्लस के 5, तो ये एक रैखिक बहुपद तो है लेकिन रैखिक समीकरण नहीं है। समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि वो समीकरण है या फिर बहुपद है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद।
ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, रेखिक समीकरण होगा। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? Yes, sir. यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, आप कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो x-1 बराबर 2, x-1 बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे चर की अधिकतम घात 1 दी हुई है और 1 दी है, तो इसी को बोला जाता है रेखिक बहुपद, तो रेखिक समीकरण। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, रेखिक समीकरण बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा रेखिक समीकरण? क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 1 आ रही है और इक्वल टू का भी चिन्ह आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दूसरा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहाँ पर y की जो घात है बेटा वो 1 है और यहाँ पर z की भी घात कितनी है बेटा, 1 है। तो हमें तो सिर्फ ये बताना है कि रेखिक समीकरण है या नहीं है ना। हमें सिर्फ इतना बताना है कि वो रेखिक समीकरण है या नहीं है, चाहे उसमें कितने भी चर आ रहे हैं, 2 चर आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक रेखिक समीकरण है ना, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतम घात आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ऐसे ही यहाँ पर तीसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो बताइए क्या होगा बेटा, थर्ड एग्जाम्पल में रेखिक समीकरण है। क्या ये रेखिक समीकरण होगा? Yes, sir. यस, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी आ रही है बेटा, 1 आ रही है घात, तो ये भी क्या होगा, रेखिक समीकरण होगा। चलिए तो इतना अगर समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाते हैं अब। Yes, sir. तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एक चर वाले रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, थोड़ा सा सब कुछ लगा दीजिए तो लेते हैं कि एक चर वाले, केवल एक ही चर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक चर वाले रेखिक समीकरण, है ना। चर की जो घात होगी बेटा वो क्या होगी, 1 होगी, और समीकरण का मतलब 2 पक्ष और उनके बीच समता का चिन्ह होगा, मतलब बराबर का चिन्ह होगा। तो कैसे आपको पहचानना है, ये आपको समझ लेना है कि एक चर होगा। अच्छा, एक चर वाले रेखिक समीकरण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक चर वाले रेखिक समीकरण की। तो यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं, एक चर वाले रेखिक समीकरण की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो है ना रेखिक समीकरण नहीं होगा, एक चर वाला रेखिक समीकरण नहीं होगा, ये 2 चर वाला रेखिक समीकरण है। यहाँ पर 2 चर वाला रेखिक समीकरण, ठीक है, 2 चर वाला रेखिक समीकरण, इस बात को ध्यान रखेंगे बेटा, याद रहेगा ये बेटा। Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं अब आगे आ जाते हैं। तो एक चर वाले रेखिक समीकरण की बात कर रहे हैं जिसमें एक चर होगा, चर की जो घात होगी वो 1 होगी। ठीक है, चर की जो घात होगी वो बेटा वो कितनी होगी, 1 होगी। 1 और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, दोनों के बीच में इक्वल टू का चिन्ह आएगा, यानी कि बराबर का चिन्ह आएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर x की घात 1, बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर देंगे बेटा अभी। चलिए वेरी गुड, अब आ जाते हैं बेटा आगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर जो चर है, चर की संख्या पहचानेगी कि चर कितने हैं बेटा, आपके पास कितने चर दिए हुए हैं। यहाँ पर चर देखेंगे, चर कितने दिए हुए हैं, एक ही चर दिया हुआ है। और यहाँ पर जो अधिकतम घात है वो कितनी है बेटा, अधिकतम घात हमारे पास कितनी है, 1 है, अधिकतम घात हमारे पास 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक चर वाला रेखिक समीकरण। अब यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर चर तो बेटा x 1 ही दिया हुआ है, लेकिन घात यहाँ पर अगर बात करेंगे तो घात यहाँ पर दी है 2। ठीक है, घात यहाँ पर 2 दी है, तो ये एक रेखिक समीकरण नहीं है, ये एक रेखिक समीकरण नहीं है। उसी तरीके से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है बेटा 2 चर दिए हुए यहाँ पर, है ना, और 2 चर दिए हुए, तो ये एक चर वाला रेखिक बहुपद नहीं है, एक चर वाला रेखिक बहुपद नहीं है, एक चर वाला रेखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है, ये 2 चर वाला रेखिक बहुपद है। ठीक है, चलो कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या कि 4x - के 3
x इक्वल टू 4। ठीक है, अभी बताएंगे क्या ये एक चर वाला रेखिक बहुपद है? नो सर। Yes, sir. सर। यस, ये एक चर वाला बेटा, यहाँ पर भी एक चर आ रहा है, ये भी तो एक ही चर है ना, तो ये Yes. एक चर वाला रेखिक बहुपद है। क्या क्लियर है बेटा अभी? यस सर। Yes, sir. तो ये एक चर वाला रेखिक बहुपद है। इसको मैं सोल्व भी कर सकता हूँ, जैसे 4x में से 3x जाएंगे तो 2x बचेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो चर की जो घात है वो बेटा अधिकतम कितनी है? एक ही है। अधिकतम जो घात दी हुई है बेटा वो कितनी दी हुई है? एक दी हुई है। तो इसको है एक चर वाला रेखिक बहुपद बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसकी 5x की घात 2 माइनस के 3x और प्लस के 1 बराबर 0, अब बताइए क्या ये एक रेखिक बहुपद है? नो सर। नो सर। Yes, sir. तो ये एक रेखिक बहुपद नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4x प्लस के 4y प्लस के 3 बराबर 0, तो क्या ये एक रेखिक बहुपद होगा? No, sir. नो सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा ये रेखिक बहुपद? क्योंकि यहाँ पर दो चर आ दो रहे हैं, चर आ रहे हैं। ये दो चर वाला रेखिक बहुपद है। ठीक है, यहाँ पर दो चर आ रहे हैं। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, तो सभी बच्चे है ना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो देखो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि ये हमारे पास क्या होते हैं? एक चर वाले रेखिक बहुपद होते हैं, और ये एक चर वाले रेखिक बहुपद नहीं होते। चलिए तो अभी क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। निम्न में से एक चर वाले रेखिक समीकरण की पहचान कीजिए। एक चर वाले रेखिक समीकरण की पहचान आपको करना है। ठीक है, जो एक चर वाले रेखिक बहुपद है उस पर आपको टिक करना है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, अभी थोड़ी देर में पोल बेटा आ जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले ध्यान से आप क्वेश्चन को देख लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे। चलिए पोल बेटा आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा एक चर वाला रेखिक बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही चर होना चाहिए। चलिए एक चर वाला रेखिक बहुपद की बात करेंगे यहाँ पर, जिसमें सिर्फ एक चर होगा और उसकी घात अधिकतम घात भी एक होगी। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। कैमरा बंद रखेंगे सभी बच्चे अपना, जिस भी बच्चे का कैमरा ऑन है कैमरा बंद कर लेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ बेटा क्लियरली आपको बताया गया ना कि यहाँ पर आपको वो बताना है एक चर वाला बहुपद जिसमें सिर्फ एक चर होगा। तो यहाँ ए ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो एक चर दिया हुआ है और इसकी घात भी एक दी हुई है, और इक्वल टू का भी चिन्ह आ रहा है ना, ये बराबर का चिन्ह भी आ रहा है। तो ये क्या होगा? ये एक चर वाला रेखिक बहुपद है, यही है एक चर वाला रेखिक बहुपद। अगर हम बी ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर तो दो चर आ रहे हैं, तो ये तो दो चर वाला रेखिक बहुपद होगा। यहाँ पर भी बात करेंगे, यहाँ पर भी दो चर आ रहे हैं, एक एक्स आ रहा है एक जेड आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर एक्स की घात 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। बताइए क्या समझ में आया है अभी सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं।
तो इसका जो No, आंसर sir. आ रहा है वो ए आंसर आ रहा है। बेटा इतनी बात आपको Yes, ध्यान sir. रखना है, इसमें कहाँ आपको दिक्कत हो रही है कि एक चर आपको पहचानना है। A है सर। बेटा माइक बंद रखेंगे। इतना तो सभी जानते हैं ना बेटा कि एक चर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x प्लस के 4 बराबर 3, तो यहाँ पर एक ही तो चर दिया हुआ है x, और इसकी घात भी एक दी हुई है, तो इसको बोला जाता है एक चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें दो चर आ जाएंगे। ठीक है, वो एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। जिसमें घात बेटा एक से ज्यादा आ जाएगी तो वो भी एक चर वाला रैखिक बहुपद नहीं होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। क्या याद रहेगा बेटा अभी सभी बच्चों को ये? Yes, sir. चलिए तो Yes. आगे आ जाते हैं। Yes, यस, no, sir. क्या हुआ बेटा? अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर तब आपको आंसर लगाना है पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर में पोल बेटा आपके पास आ जाएगा, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, निम्न में से एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान कीजिए। फिर से तुम्हें क्या करना है, एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करना है। फिर से एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करना है। ध्यान से बेटा सभी बच्चे एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करके तब आंसर लगाएंगे। समीकरण के लिए चिन्ह होना चाहिए बेटा जरूर। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। काफी बच्चों के उत्तर आ गए हैं। चलिए, बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे। बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करेंगे इसके, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये तो दिया हुआ है बेटा x प्लस 5, तो यहाँ पर तो बराबर का चिन्ह है ही नहीं, है ना, बराबर का चिन्ह है ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया है x प्लस 5 बराबर y, तो यहाँ पर तो दो चर दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है एक ये दिया हुआ है, तो ये भी एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी, तो ये दिया हुआ है x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ पर देखो बराबर भी दिया हुआ है और एक चर भी दिया हुआ है, और इसकी घात अधिकतम 1 है, इसकी अधिकतम घात भी बेटा 1 है, तो ये एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला समीकरण है। ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, अधिकतम जो घात दी हुई है, अधिकतम घात दी है बेटा यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 दी है अधिकतम घात, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा।
क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं अब। तो हमारा जो आंसर है वो है बेटा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। अब बात करेंगे बेटा अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ध्यान से पढ़कर तब आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। पोल बेटा अभी आ जाएगा आपके पास, सभी बच्चों को आंसर करना बेटा। कैमरा बंद रखेंगे, कैमरा बंद रखेंगे सभी। निम्न में से एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान कीजिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करना है हमें फिर से। चलिए सभी बच्चे ध्यान से बेटा एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करेंगे और फिर अपना आंसर करेंगे। बेटा इसमें ध्यान से आपको एक चर, सिर्फ एक चर आपको देखना है। चर की तो गिनती करना आता है ना कि कितने चर होंगे समीकरण में, कितने चर दिए गए हैं आपको, कितने चर नहीं दिए गए हैं, ये आपको गिनना है उसमें। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चैट सेक्शन ओपन कर दिया, तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए देखेंगे कि बेटा यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है इसका। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ पर तो घात 2 आ रही है बेटा, 2 घात आ रही है, और यहाँ पर 2 चर भी आ रहे हैं। तो ये तो एक चर वाला रैखिक बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर तो 3 चर आ रहे हैं, एक्स वाई जेड, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर जो घात आ रही है बेटा वो 2 आ रही है, अधिकतम जो घात आ रही है वो 2 आ रही है। यहाँ पर एक ही चर है, लेकिन यहाँ पर जो घात है वो अधिकतम घात कितनी है बेटा, वो 2 है। और अधिकतम घात अगर 2 होगी तो ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी x दिया हुआ है, यहाँ पर भी x दिया हुआ है, और इसकी भी अधिकतम घात 1 है और यहाँ पर भी अधिकतम घात 1 है। तो इसी को बोला जाएगा रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x + 5 = 3x दिया हुआ है, इस x को भी आप उधर लेकर चले जाएंगे तो इसका है ना चिन्ह बदल देंगे आप, है ना, 3x - x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 = 2x। ठीक है, 5 = 2x होगी। क्या ये समझ में आया सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही चर आ रहा है और अधिकतम घात भी कितनी आ रही है बेटा, 1 आ रही है। अधिकतम घात भी हमारे पास 1 आ रही है। चलिए आगे आ जाएंगे अब। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे।
और अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो ये एक रिकॉल टेस्ट ले लेते हैं वापस से कि ये आपको समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, तो निम्न में से एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान कीजिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करना है तो सभी बच्चे है ना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, अभी पोल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो सारे बच्चे है ना पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। एक चर वाला रैखिक बहुपद की बात करेंगे बेटा, एक चर वाले रैखिक बहुपद। तो जो भी इनमें से एक चर वाला रैखिक बहुपद है उस पर आपको टिक करना है, उस ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो जो भी आपको इसमें लग रहा है कि वो एक चर वाला रैखिक बहुपद है उस पर आपको टिक करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा ध्यान से देखकर आंसर लगाना है। ध्यान से आंसर लगाएंगे सभी बच्चे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहे हैं। 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहे हैं। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। देख लेते हैं बेटा आगे यहाँ पर इसका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको बताया निम्न में से एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात करेंगे। तो समीकरण की बात कर रहे हैं तो बराबर होना चाहिए, है ना, बराबर का चिन्ह होना चाहिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं तो एक ही चर होना चाहिए। चर भी क्या होना चाहिए बेटा, एक चर होना चाहिए बस। और यहाँ पर रैखिक की बात कर रहे हैं तो घात एक होना चाहिए, घात एक होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर तो बराबर का चिन्ह नहीं है तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह नहीं है तो ये तो होगा नहीं हमारे पास रैखिक समीकरण। यहाँ पर बराबर का चिन्ह है और यहाँ पर देखेंगे एक ही चर आ रहा है हमारे पास x, और इसकी घात की बात करते हैं तो एक ही घात आ रही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पर बराबर का भी चिन्ह आ रहा है, एक चर आ रहा है मेरे पास और एक ही घात आ रही है। क्या समझ में आ गया बेटा ये सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। ये सी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर घात 2 आ गई है, यहाँ पर Yes, 2 चर। sir. यस, बोलिए बेटा, क्या ये चीज समझ में आई सबको? Yes sir. Yes sir. चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर डी ऑप्शन देखेंगे। डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एक्स की जो घात है बेटा वो 2 दी हुई है, मतलब यहाँ तो अधिकतम घात 2 आ गई। और अगर घात 2 है तो ये तो रैखिक समीकरण होगा ही नहीं, है ना। रैखिक समीकरण के लिए घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। घात कितनी होनी चाहिए बेटा, 1 होनी चाहिए। किसके लिए, रैखिक समीकरण के लिए घात 1 होनी चाहिए। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है बी ऑप्शन। आगे आ जाते हैं बेटा। बी ऑप्शन सही है।
बी ऑप्शन हमारा सही है। अब हम बात करेंगे किसकी, नए टॉपिक की। और नया टॉपिक देखो बेटा क्या है हमारे पास, नया टॉपिक है यहाँ पर समीकरण का हल पक्षांतरण विधि द्वारा, है ना, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड। अब हम समीकरण को सोल्व करना भी सीखेंगे। जैसे आपने देखा ना एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण अभी आपने देखा, रैखिक समीकरण, समीकरण है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण अभी हमने पढ़ा है, रैखिक समीकरण। तो जैसे मैंने बात की यहाँ पर कि 4x, या मैं सिंपल सा एक समीकरण लिखता हूं, x प्लस के 2 बराबर 4, है ना, x प्लस 2 बराबर 4। ये समझ में आया बेटा सबको? x प्लस 2 बराबर 4, तो x प्लस 2 बराबर 4। यहां पर अब इस समीकरण को हमें ना हल भी करना है, समीकरण को हल भी करना है। समीकरण का हल का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना, है ना, जो भी चर दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना, जो भी चर दिया होगा उसका मान ज्ञात करना। ठीक है, क्या ये समझ में आया बेटा सभी को कि Yes, हमें sir. क्या करना है? यस सर। चर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं अब। जैसे किसी समीकरण के हल का मतलब समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना है। देखो यही लिखा गया है, किसी समीकरण के हल का मतलब क्या है, समीकरण में उपस्थित चर का मान ज्ञात करना, चर का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो जो भी चर दिया होगा उसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं जल्दी से। समीकरण का हल समीकरण को संतुष्ट करता है, ये भी बात ध्यान रखना है कि जो भी समीकरण का हल निकलता है वो समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। कैसे करेगा वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए गए हैं। ठीक है, क्या उदाहरण है बेटा यहाँ पर, तो देख लीजिए उदाहरण क्या है हमारे पास कि x बराबर 3 समीकरण का एक हल है। तो यहाँ पर बोला गया है कि समीकरण का एक हल है। कौन है समीकरण का हल, x बराबर 3। तो समीकरण दी है 2x माइनस के 2 बराबर 4। और ये अगर समीकरण का हल है तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब संतुष्ट का क्या मतलब है, उस चीज को आप समझेंगे कि संतुष्ट का क्या मतलब है। तो संतुष्ट का मतलब यहां पर होगा कि x की जगह पर आप 3 रख दीजिए, तो दोनों मान मतलब जो LHS है वो RHS के बराबर आ जाएगा। LHS किसके बराबर आ जाएगा बेटा, RHS के बराबर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? Yes, sir. तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं यस सर। यहाँ पर आपको क्या करना है, x की जगह पर ये 2x माइनस 2 बराबर 4 है, यहाँ पर x की जगह पर आपको रख देना है क्या, x की जगह पर रख देना है 3। तो रख दीजिए x की बराबर 3, x की जगह पर 3, तो 2 गुणा 3 माइनस के 2, है ना। मैंने LHS लिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये दोनों बराबर आ जाएंगे कि 2 या 6 हो गया माइनस के 2, है ना। तो 6 में से 2 जाएंगे तो 4। तो देखो LHS बराबर आ गया है RHS की। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को ये? Yes, sir. तो LHS बराबर आ गया है कि यस सर। चलिए फिर से समझ लेंगे, मैं फिर से एक बार और समझा देता हूं इसको कि क्या करना है आपको। यहाँ पर क्या करना है आपको कि कोई भी समीकरण आपको दिया होगा, जैसे मैंने कहा कि x प्लस के 7 बराबर 11। ठीक है, तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि x बराबर 4 इसका एक हल है, x बराबर 4 इसका एक हल है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा आप x की जगह पर 4 रख दीजिए, तो LHS और RHS आपस में बराबर आ जाएगा। तो जैसे ये x प्लस 7 बराबर 11 दिया हुआ था, तो मैंने x की जगह पर है ना 4 रख दिया, x की जगह पर मैंने कितना रख दिया, 4 रख दिया। तो 4 प्लस के 7 बराबर 11, तो ये भी 4 प्लस 7 कितना होता है 11, तो आ गया 11। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। दिए गए समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। अब यहां से हमें ना इस समीकरण का हल निकालना है कि इस समीकरण का हल क्या होगा। अब की बार हमें हल दिया नहीं गया है,
अब हमें हल निकालना है। हल निकालने का मतलब क्या होगा, x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो करेंगे बेटा x का मान ज्ञात कैसे करेंगे, यहाँ पर ट्रांसपोज मतलब क्या करेंगे हम कि जो जो जिसमें भी x है, जिस भी पद में x दिया हुआ है, जिस भी पद में आपको क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, उसको यहीं पर रखेंगे LHS में, यानी कि बाएं पक्ष में आपको उसको रखना है। ठीक है, तो ये 2x को मैंने यहीं पर रखा, और सर और जिसमें 5 x नहीं है, जो अचर पद है, उसको हम RHS में भेज देंगे। तो ये माइनस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा सर। ठीक है, इधर आके क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, इधर आके प्लस हो गया। तो अब इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, तो आ गया बेटा कितना, 8, 8 आ गया। क्या समझ में आया बेटा ये? 2 आ Yes, sir. जाएगा सर, इसका आंसर अब 16 यहाँ है। पर ये जो मल्टीप्लाई में है ना बेटा, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में लेकर चले जाएंगे हम, डिवाइड में लेकर जाएंगे ऐसे। तो डिवाइड मैंने कर दिया, 2 चौक 8। ठीक है, यानी x बराबर कितना आ गया, 4 आंसर आ गया। 4। बताइए क्या समझ में आया है ये सभी बच्चों को? यस सर। यस सर, समझ आ गया सर। एक बार फिर से समझ लेंगे बेटा कि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कि यहाँ पर x का मान निकालना है, और x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, x का मान निकालने के लिए यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर 5 था। तो जो x की जो पद है, जो x का पद है, उसको बेटा यहीं पर रखेंगे हम, x के पद को यहीं पर रखेंगे और 3 को उधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 प्लस के 3, है ना। जो अचर पद है उसको हम ले जाएंगे बाएं दाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में हम लेकर आएंगे। और जब भी हम दाएं पक्ष में किसी भी पद को लेकर आते हैं तो उसके चिन्ह को हम बदल देते हैं, है ना, उसके चिन्ह को बदल देते हैं। ये माइनस का है, इधर आकर हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 8। ठीक है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 8/2 आ जाएगा। तो जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो जाता है डिवाइड में, जो भी चर के मल्टीप्लाई में होगा वो जाएगा डिवाइड में। तो 2 चौक 8, ये 4 आंसर आ गया। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो अभी इस क्वेश्चन को आप करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखो, ये बताया भी गया है, अंगगणितीय सक्रियाएं द्वारा, बाय अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 2x माइनस 3, चलो इस मेथड को समझ लेंगे ध्यान से। अब अभी तो मैंने क्या किया, ट्रांसपोज का जो मेथड था वो आपको समझाया। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 2x माइनस के 3 और बराबर 5, तो यहां से मेरे को 3 को हटाना है ना। ये जो हमारे पास दाएं पक्ष में जो आपको दिख रहा है, दाएं पक्ष में मेरे को x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए जो भी ये माइनस का 3 है, इसको यहां से हटाना है। तो इसको हटाने के लिए दोनों तरफ मेरे को 3 को जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों तरफ मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर 3 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2x माइनस का 3 और प्लस का 3, है ना। यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस का 3। 3 को हटाने के लिए माइनस का 3 है, तो प्लस का 3 तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने प्लस का 3 यहाँ पर भी किया और दाएं पक्ष में भी किया, दोनों तरफ करेंगे, LHS में भी करेंगे और RHS में भी करेंगे। तो अब मैं अगर इसको, प्लस और माइनस का 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट गया बेटा। तो यहाँ पर आ गया कितना, 8 आ गया। अब देखो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, अगर ये x के मल्टीप्लाई में आ रहा है तो इसको मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 4। बताइए क्या ये मेथड समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो एक क्वेश्चन आप सर। खुद से करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताएंगे इसका कि क्या आ रहा है। मैंने लिखा है यहाँ पर 5x प्लस के 8 बराबर 11। चलिए, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है बेटा। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और फिर चैट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। सर अगर ये कटेगा तो हम ऐसे ही रख सकते हैं इसे।
हाँ, एक्स को बेटा ऐसे ही रखना है, जो उसमें एक्स वाला जो पद है बेटा उसको ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पर +8 आ रहा है, तो +8 को हटाने के लिए आपको -8 करना पड़ेगा ना, तो दोनों तरफ -8 करेंगे, दोनों तरफ -8 करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। दोनों तरफ आपको -8 करना पड़ेगा बेटा। चलिए आंसर मैच करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है आपका, आंसर मैच करेंगे सभी। सर 3/x इज इक्वल टू 3/5। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, -8 करना पड़ेगा पहले ना, तो -8 करेंगे, दोनों तरफ -8 करेंगे, 11 -8, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 3। अब दोनों तरफ 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो 5 से भाग करना पड़ेगा। 5 से भाग कर दिया मैंने, ठीक है, 5 से भाग कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और x बराबर आ गया 3/5, x बराबर आ गया 3/5। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे जल्दी सभी। मैंने लिखा यहाँ पर 3x - 4 एक 8, बार नीचे 3x - 4 8। चलिए इसका और जल्दी से बेटा आंसर करके बताएंगे कि क्या है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे बेटा ट्राई करेंगे इसको और फिर आंसर करेंगे सभी। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। बेटा माइक ऑन है, किसी बच्चे का माइक बंद कर देंगे। चलिए देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर 4 आपको माइनस का दिख रहा है, तो माइनस का दिख रहा है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, 4 को प्लस करना पड़ेगा, दोनों तरफ प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 12। अब क्या करेंगे बेटा आप, अब क्या करना है आपको, 3 से भाग करना है। 3 दिख रहा है ना आपको, तो 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भाग यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी करना है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो ये आ गया x बराबर 4। क्या सभी बच्चों का आंसर आ रहा था बेटा, ये यस सर। x बराबर 4 आंसर आ रहा है। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो ये पक्षांतरण विधि द्वारा हमने किया कि 2x - 3 बराबर 5, ठीक है। ये रहा बेटा पक्षांतरण विधि, जो मैंने बताया था आपको कि 3 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, प्लस होकर बेटा कितना आ गया, 8 आ गया। फिर 2 से मैंने भाग किया, 2 से भाग किया तो बेटा यहाँ पर क्या आया, 4 आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? यस सर।
चलिए, तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो बेटा आगे आ जाते हैं आप। यहाँ पर देखो, पक्षांतरण विधि में चिन्ह निम्न रूप से बदले जाते हैं, है ना। कैसे बदले जाएंगे यहाँ पर देखेंगे। माइनस हो जाता है बेटा प्लस, जब भी हम क्या करते हैं, बाएं पक्ष से, बायां पक्ष से या दाएं पक्ष से, बाएं पक्ष से कहां पर जाते हैं, दाएं पक्ष पर जाते हैं, तो माइनस का तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा बेटा माइनस। गुणा भाग में बदल जाता है, भाग गुणा में बदल जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। याद रहेगा सभी बच्चों को ये। यस सर। माइनस बदल जाता है प्लस में, प्लस बदल जाता है माइनस में, गुणा बदल जाता है भाग में, और भाग बदल जाता है गुणा में। क्लियर है बेटा सभी को। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं आप अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। मैं क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूँ सबसे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन। समीकरण y + 2 = 6 का हल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल निकालना है, मतलब y का मान आपको निकालना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करें। चलिए, वेरी गुड। बाकी बच्चों का भी आंसर आ जाना चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करें। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। तो जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, ठीक है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो अभी जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। यहाँ देखेंगे आंसर क्या आ रहा है, कि आंसर यहाँ पर आ रहा है y + 2 = 6, ठीक है। यानी कि y बराबर यहाँ पर क्या करना है आपको, पक्षांतर विधि से हम और करते हैं तो क्या करते हैं, 2 को इधर लेकर आएंगे, ये प्लस का है, और इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। यानी कि y बराबर कितना आ गया, 4 आंसर आ गया। y बराबर 4 आंसर आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को। यस सर। यस तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। y बराबर 4, कि y + 2 = 6 दिया था। जब y 2 को हम इधर लेकर आएंगे तो इसके चिन्ह को हम बदल देंगे, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा y बराबर 4। क्लियर है बेटा अभी। यस सर। चलिए, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बेटा y बराबर 4। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगले क्वेश्चन में भी आपको है ना हल बताना है कि इसका हल क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये बात ध्यान रखेंगे बेटा सभी बच्चे, कि जैसे यहाँ पर तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही y दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ऐसे।
हो सकता है कि आपके पास 2y आ जाए कि 2y प्लस के 3 बराबर 6 प्लस वाई, ऐसे आ जाए। तो आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, ऐसे अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आप y वाले जो पद है उनको एक तरफ करेंगे और अचर पद को एक तरफ करेंगे, है ना। y वाले पद को एक तरफ करना है और अचर वाले पद को एक तरफ करना है। क्या समझ में आया ये? Yes, sir. कैसे करेंगे, देखो कि ये 2y, ठीक है, ये क्या है बेटा 2y। अब मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने क्या किया, इस y को हम बाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो ये प्लस का है, इधर आकर हो जाएगा बेटा माइनस, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 को उधर लेकर चले गए दाएं पक्ष में, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस दिया है उधर जाकर हो जाएगा माइनस। तो 2y में से y जाएगा तो y बचेगा और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। बताइए क्या समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आपको? Yes, sir. ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम और करेंगे, है ना, अगली क्लास में इस क्वेश्चंस को हम करेंगे। चलिए अभी एक काम करते हैं, अभी क्लास को ओवर कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे।